ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आपके पास रेलवे इंजीनियरिंग। तो कल हमने आपके पास बेसिक टर्म जितनी थी आपके पास वो देख लिया, रेल्स के बारे में देख लिया, गेज के बारे में देख लिया, देन रेल जॉइंट्स के बारे में देख लिया। अब आ जाता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक की स्लीपर्स। तो इमेज देखो, ये आपके पास सिंपली मैंने शो कर रखी थी, दिस आर रेल। ये क्या आपके पास फास्टनर्स है, और ये जो लकड़ी का यहाँ पे है ये क्या है हमारे पास स्लीपर। ये वुडन भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है आपके पास सिंपली। ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको पहली चीज ये बताई थी कि जो रेल्स होती हैं आपके पास पटरी पे चलेंगे, इसके पास मतलब रेल्स जो वैगन्स होंगे इस पे मूव करेंगे, तो ये उसका रोलिंग लोड क्या कर देगा, एज अ लाइन लोड या पॉइंट लोड आपके पास किस पे ट्रांसफर कर देगा, स्लीपर पे। अब इस स्लीपर पे जो लोड आ रहा है, ये स्लीपर आपके पास किस पे ट्रांसफर करेगा, बेलास्ट पे करेगा। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है आपके पास स्लीपर के रिलेटेड। सेकंड, आपके पास ये स्लीपर है, देखो रेल अगर इस डायरेक्शन में है तो स्लीपर इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके पास रेल्स और स्लीपर के बीच में कितना एंगल होता है, तो बताओ कितना एंगल होगा। सर 90 डिग्री। बिल्कुल 90 डिग्री होगा। उसके बाद आपको ये चीज भी पूछी जा सकती है आपके पास, अगर मान लो ये स्लीपर जो है होता नहीं है आपके पास, तो क्या जो रेल्स हैं ये आपके पास एक जगह फिक्स रह पाती, नहीं, तो इनका लेटरल मूवमेंट हो जाता। तो ये सभी चीजें आपके पास किसकी आ जाती हैं, स्लीपर के रिलेटेड आते हैं। ठीक है। होल्ड्स कर सकता है आपके पास, ट्रांसफर करेगा लोड, उसके बाद ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होगा आपके पास। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी देगा आपके पास ट्रैक। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास स्लीपर डेंसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की ट्राई करना। स्लीपर डेंसिटी देखो होता है कि आपके पास एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर हैं आपके पास। सो वन रेल लेंथ में आपके पास कितने नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्लीपर डेंसिटी बोलते हैं। जैसे आपके पास आपको पता है कि जो ब्रॉड गेज के केस में आपके पास तो लेंथ ऑफ रेल कितनी होती है, 13 मीटर मान लो सिंपली। तो 13 मीटर में आपके पास कितने नंबर ऑफ स्लीपर यूज हो रहे हैं आपके पास, उसी को क्या बोलेंगे हम, रे स्लीपर डेंसिटी। अब जो आपके पास सिंपली जनरल मेंशनड है वो क्या दे रखा है आपके पास, मतलब m+x फॉर्मेट में है, जिसमें m होता है आपके पास लेंथ ऑफ रेल, और x की जो वैल्यू है ये आपके पास कुछ बुक्स में 2 to 6 दे रखी है, कुछ में 3 to 7 दे रखी है, किसी में 5 to 7 दे रखी है, किसी में 4 to 7 दे रखी है। तो कोई भी आ सकती है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो आपको स्लीपर डेंसिटी निकालने के लिए वो बोल भी देगा, तो आपको ये बता देगा कि आपके पास ये m+x की वैल्यू कितनी है आपके पास। ठीक है। तो क्या है स्लीपर डेंसिटी, नंबर ऑफ स्लीपर यूज इन वन रेल लेंथ इज टर्म्ड एज स्लीपर डेंसिटी। तो वही चीज आपके पास यहाँ पे लिख रखी है। अब देखो, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट उतना ये है कि जनरली ये आपके पास ऑलवेज ऐसा हो ना, पॉसिबल नहीं है। तो जनरली जो आपके पास स्पेसिंग होती है स्लीपर्स के बीच में वो कितने प्रोवाइड करते हैं हम, 35 से 45 सेंटीमीटर। अब देखो, जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा रखा है आपके पास, इस स्लीपर डेंसिटी ऑफ ब्रॉड गेज इज m+5। तो ब्रॉड गेज के केस में मुझे पता है लेंथ कितनी होती है, 12.8, या सिंपली आप डायरेक्टली इसको 13 ले लो। तो 13 के केस में स्लीपर डेंसिटी कितनी है, m+5। तो मैं बोल सकता हूँ 13 मीटर रेल लेंथ में आपके पास क्या 18 स्लीपर रिक्वायर्ड है आपके पास, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको कितने मीटर में पूछ रखे, 100 मीटर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मैं 1 मीटर की वैल्यू निकाल देता हूँ, कैसे निकालूंगा, 18/13। ठीक है। और आपको अब 100 की निकालनी है, तो एक की पता है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 किलोमीटर तो मतलब 1000 मीटर की निकालनी है, 1280 मीटर तो किसी की भी निकाल सकते हो आप इसी अकॉर्डिंग। तो ठीक है, सबसे पहले आपको स्लीपर डेंसिटी का यही याद रखना है कि एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। देखो आपको यहाँ पे यूज कर रखे हैं 12.8 लेके यहाँ पे सॉल्व किया है, अदरवाइज 13 लेके सॉल्व करते तो कोई इशू नहीं था। ठीक है। अब आता है आपके पास टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। तो देखा होगा आपको, मैंने पहले भी शो कराया कि जो स्लीपर्स होते हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कई इमेज मिल जाए यहाँ पे। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास जो स्लीपर है ये कंक्रीट का है, तो ये स्लीपर आपके पास वुड का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है आपके पास, और स्टील का भी हो सकता है आपके पास। तो सबसे पहला जो इनिशियल टाइम पे भी यूज होते थे और आज भी कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, दैट इज अवर सिंपल टिम्बर स्लीपर। अब देखो टिम्बर क्या है आपके पास, इट सेल्फ इज अ कॉस्टली नहीं है, उतना चीपर मटेरियल है, और हर जगह आपके पास टिम्बर जो की लकड़ी जो है वो अवेलेबल होगी। अब देखो इसका इशू क्या है, टिम्बर है मतलब सॉफ्ट है, तो नॉइसलेस ट्रैक बना देगा, कोई साउंड नहीं आएगी। अब टिम्बर है मतलब
उतना वेट भी नहीं होता है, लेस वेट होता है या लो वेट होता है आपके पास इसका, तो इसको आप इजिली प्लेस करा सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ट्रैक सर्कुलेटिंग में भी इसकी हेल्प आ जाती है। अब देखो सिंपली टिम्बर है, तो टिम्बर में एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि इसका जो लाइफ होगा वो क्या होगा आपके पास, तो कम होगा। बिल्कुल। तो इसी के लिए इसकी क्या करनी पड़ती है, हमको फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और मेंटेनेंस पे पैसा बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे सालवुड। सालवुड आपके पास बेस्ट मटेरियल होता है अगर टिम्बर का यूज करना है आपको, पर उसकी एक ड्रॉबैक है कि वो क्या होता है, थोड़ा कॉस्टलियर होता है आपके पास। उसके बाद चीड़ देवदार के टिम्बर भी आप इसमें यूज कर सकते हो आपके पास। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रैक सर्कुलेटिंग, तो कोई मुझे बता सकता है क्या होता है। देखो ट्रैक्स में भी तो आपके पास लाइटिंग लाइट्स होती है ना, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसी के बारे में फिनोमिना होता है आपके पास ये ट्रैक सर्कुलेटिंग। अब देखो इसकी डायमेंशन ये याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो ब्रॉड गेज है, तो उस केस में टिम्बर स्लीपर की डायमेंशन क्या है, 2.5 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर। मीटर गेज के केस में 1.8 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर। देन इन केस ऑफ अ नैरो गेज कितनी है, 1.5 मीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है आपके पास। डायरेक्ट स्टैंडर्ड डायमेंशन है, याद कर लेना, पूछी जा सकती है। देन आता है स्पेसिंग फॉर टिम्बर स्लीपर, कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ब्रॉड गेज के केस में 50 सेंटीमीटर, आफ्टर दैट मीटर गेज के केस में 30 सेंटीमीटर, नैरो गेज के केस में 25 सेंटीमीटर। देन आता है आपके पास कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। देखो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स किस लिए हम यूज करते हैं या किस लिए हम फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है टिम्बर है तो टिम्बर की कुछ स्ट्रेंथ होगी और कुछ उसकी हार्डनेस होगी, तो उसको हम एक पैरामीटर की टर्म्स में डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है S+10 S/20। पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसमें एच स्ट्रेंथ होता है, एच हार्डनेस होता है टिम्बर की, एट 12% मॉइस्चर कंडीशन। बस ये चीज याद रखनी है आपको, वो याद रखो ना रखो, बट ये वाली वैल्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ट्रैक पे स्लीपर है तो उसका कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स कितना है, 783। अगर आपके पास क्रॉसिंग पे यूज हो रखा है सो 1352, एंड इन केस ऑफ अ ब्रिज दैट इज 1455। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देन आता है आपके पास स्टील का। तो देखो स्टील में क्या होता है, सिंपली आपके पास यहाँ पे पहली लाइन लिखी कि अबाउट 20% जो इंडियन रेलवे के ट्रैक्स हैं वो किस पे, किसी के स्टील के ही हैं। बट देखो स्टील में एक प्रॉब्लम है आपके पास कि क्रोजन हो जाएगी आपके पास। अब जैसे मैंने जो लाइटिंग का प्रोसेस बताया था आपके पास, तो स्टील के केस में आपको क्या पता है आपको कि स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखो सिंपली स्टील है, तो स्टील को आपको ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, नट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, बोल्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, आगे मैं आपको फास्ट में बताऊंगा स्पाइक्स की भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपके पास। तो वो इटसेल्फ इज अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि स्टील खुद में एक कॉस्टली मटेरियल है, और उसके बाद अगर इतने इसको फास्टनर की रिक्वायरमेंट हो रही है तो और आपके पास जो ट्रैक है वो फास्ट महंगा बन जाएगा। उसके बाद देखो स्टील की लाइफ तो आपके पास सिंपली क्या है, टिम्बर के कंपैरिजन में ज्यादा है, पर स्टील क्या है, कॉस्टलियर है। अब देखो टिम्बर का ये है, अगर टिम्बर मतलब एक मैंने आपको एस्टिमेशन में भी वैल्यू बताई थी, एक होती है स्क्रैप वैल्यू। अगर टिम्बर स्क्रैप हो जाता है तो क्या आपको उससे कुछ पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। खराब होने के बाद क्या पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिल जाएगा। बट उसी के कंपैरिजन में अगर स्टील है तो स्टील को अगर खराब हो गया तो उसके बाद भी उससे कुछ पैसे हमें मिल सकते हैं। देन आता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट के देख रखे होंगे आपने, प्री स्ट्रेस के भी होते हैं और कास्ट आयरन स्लीपर्स भी होते हैं आपके पास, ये बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में। देन नेक्स्ट आता है आपके पास बेलास्ट। तो अब बेलास्ट क्या है आपके पास, सिंपली जो हम स्टोन्स प्रोवाइड करते हैं आपके पास इन बिटवीन ट्रैक और अलोंग द ट्रैक। तो देखो जो आपके पास बैलास्ट इन बिटवीन ट्रैक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बैलास्ट क्रिब बोलते हैं। और जो बैलास्ट आउटसाइड द ट्रैक होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलास्ट सेस बोलते हैं। याद रख लेना, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस हो सकते हैं इसके भी, कि जो इन बिटवीन ट्रैक है आपके पास, मतलब रेल्स के बीच में, इसको बेलास्ट क्रिप बोलेंगे, और जो आउटसाइड उसको बेलास्ट सेस बोल देंगे आपके पास। अब बेलास्ट का देखो फंक्शन क्या होता है कि आपके पास कोई पानी वगैरह यहाँ पे आ रहा है उसको सिंपली सोक कर लेना, मतलब ड्रेनेज की प्रॉब्लम को ओवरकम करवा देना। अगर यहाँ पे ये स्टोन्स नहीं होते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वेजिटेशन ग्रो हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो उससे भी आपके पास हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है आपके पास, हमारे पास बैलास्ट। अब देखो सिंपली इस बैलास्ट पे लोड कौन ट्रांसफर कर रहा है, स्लीपर।
तो ये बेलास्ट फर्दर अपना लोड सबग्रेड पे आपके पास क्या करेगा, ट्रांसफर करवा देगा आपके पास, ठीक है। ये कुछ फिनोमिना आते हैं आपके पास बेलास्ट करके। तो वही चीजें आपके पास यहाँ पे मेंशन है आपके पास कि बेलास्ट क्या होता है, ब्रोकन स्टोन्स होते हैं, ग्रेवल्स जो आपके पास प्लेस करते हैं हम अराउंड द स्लीपर। तो डिस्ट्रीब्यूट लोड करेगा फाउंडेशन पे या फॉर्मेशन पे बोल सकते हो। उसके बाद स्लीपर्स को होल्ड कर पाएगा आपके पास, टॉप सरफेस ऑफ फॉर्मेशन बता देगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर देगा, गुड ड्रेनेज होगी आपके पास, और ये भी बता सकते हो कि वेजिटेशन को ग्रो होने नहीं देगा। आप देखो सिंपली जो स्टोन या जो भी मटेरियल आप यूज करोगे एज अ बलास्ट, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि हार्ड होना चाहिए और ड्यूरेबल। ऐसा ना हो कि आपके पास एक बार ही ट्रेन वहां से पास कर रही है और वो टूट जाए आपके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद चीपली अवेलेबल भी होना चाहिए, काफी महंगा भी नहीं होना चाहिए। रेजिस्ट करे आपके पास डायनेमिक लोडिंग पे, ठीक है। वेदरिंग के इफेक्ट को वो क्या करे आपके पास, रेजिस्ट करे, क्योंकि देखो वेदरिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक है, वेदरिंग ऑफ रॉक से आपके पास सॉइल बनती है, तो उस प्रोसेस को भी रेजिस्ट करे। अब देखो लास्ट बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास, तो सिंपली जब कभी भी इफेक्टिव डेप्थ आए या कभी भी कोई क्वेश्चन एंगल का आ जाए ना कि कितने एंगल पे हम उसको मेनली प्रोवाइड करेंगे आपके पास रेलवे के रिलेटेड, तो कितना आता है आपके पास, वो 45 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना है आपके पास कि जो डेप्थ होती है बैलास्ट की, हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय एज्यूमिंग लो डिस्पर्जन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। ये कुछ इस तरह से बनता है आपके पास, ये स्लीपर आते हैं, ये स्लीपर आते हैं, फिर इस तरह से 45 डिग्री हम वैल्यू एज्यूम करते हैं, बट इसका प्रूफ आपको पूछेगा नहीं। सिंपली फॉर्मूला याद रख सकते हो कि डेप्थ कितनी होती है आपके पास, स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको मान लो ऐसे भी पूछ सकता था, जो शायद से जेई का एग्जाम था उसमें पूछ सकता था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये विड्थ ऑफ स्लीपर पूछ सकती थी, नहीं सेंटर टू सेंटर ये पूछ सकता था, एस की वैल्यू पूछ सकती थी, वो कितना रहेगा 2 टाइम डी मिनिमम, या डी लिख लो प्लस डब्ल्यू, इसको फॉर्मूला भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो डेप्थ के लिए आप कितना एंगल एज्यूम करोगे हॉरिजॉन्टल के साथ, बताओ, 45 डिग्री एज्यूम करोगे। अब इकोनॉमिकल डेप्थ कितनी होती है आपके पास बैलास्ट की, अप टू 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो सिंपली आपके पास इस तरह से ट्रैक होता है, यहाँ पे आपके पास स्लीपर प्लेस्ड है, तो स्लीपर के अराउंड मैंने आपको बताया आपके पास क्या होगा, बैलास्ट स्प्रेड होगा। तो बैलास्ट आपके पास जो ट्रैक का एंड है वहां से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए आपके पास, 38 सेंटीमीटर से 43 सेंटीमीटर तक इसकी मैक्सिमम विड्थ हो सकती है। और जो बेस्ट साइज है बैलास्ट मटेरियल का वो कितना है, 1.9 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक है। इसके बाद ये याद रखना, अगर आपके पास वुडन या कास्ट आयरन पोर्ट स्लीपर है तो उस टाइम आपके पास बैलास्ट 50 mm यूज होता है। CST9 या RCC स्लीपर है तो बैलास्ट 40 सेंटीमीटर यूज होता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे ब्लास्ट 25 mm, सॉरी ये सभी वैल्यूज में है तो 25 mm। लास्ट बार आपका PYQ भी यही है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में आपके पास कितने साइज का बैलास्ट यूज होता है, तो याद रख लेना 25 वाला यूज होता है। देन आपके पास आप बैलास्ट को फर्दर और कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। देखो इसको याद कैसे करना है आपको, सिंपली आपने ब्रॉड गेज के अकॉर्डिंग कर दिया A B C D और E, ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्रॉड गेज। और फिर मीटर गेज के अकॉर्डिंग कर दोगे आप Q R1 R2 और S, ठीक है। तो इसमें देखो आपने 4 ग्रुप्स बनाने हैं आपके पास, एक तो बन जाएगा A और Q का, अब सेकंड आएगा वो बनेगा B C और R1 का, फिर बनेगा D और R2, फिर बनेगा E और S का। तो देखो वही मैंने ग्रेड्स यहाँ पे लिख रखी है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि पहला पहला आ गया आपके पास, ठीक है, फिर अगले सेकंड वाला है तो उस टाइम 2 लेने, बाकी में फिर से एक एक की लेना है। तो जो A और Q1 की डेप्थ होगी, मतलब जो बैलास्ट की, वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर या 300 mm। जो B C और R1 की होगी वो कितनी होगी 250। D और R2 का कितना होगा 200। E और S का कितना हो जाएगा आपके पास 150। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपको सिंपली बोलेगा फॉर ग्रेड A एंड B द डेप्थ ऑफ क्वेश्चन इज, तो ऑप्शन दे देगा, याद रखेगा। अब क्या क्या मटेरियल आपके पास यूज हो सकता है एज अ बैलास्ट, दैट इज स्टोन भी यूज होता है, ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, कंकर, सैंड, मोरम, ब्रिक बैलास्ट, ब्लास्ट फर्नेस, सिंडर, एशिज और कुछ सिलेक्टेड अर्थ मटेरियल जो वहां पे लोकली अवेलेबल हो। ये चीजें आपके पास बैलास्ट के लिए कि इसकी जो एब्रेशन टेस्ट की वैल्यू है मैक्सिमम अप टू 20% ये हो सकती होनी चाहिए। इम्पैक्ट वैल्यू मैक्सिमम 20%, एलोंगेशन इंडेक्स एंड फ्लैकनेस इंडेक्स मैक्सिमम 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैलास्ट मटेरियल 2.56 और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए वो 10% तक होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये वैल्यूज थोड़ा याद कर लेना, इनको थोड़ा याद करने वाला ही सब्जेक्ट है रेलवे आपके पास, ठीक है। अब आता है आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं बैलास्ट के लिए, सबसे पहले आती है पैकिंग। तो पैकिंग देखो मैंने सिंपली आपको इमेज शो करवा रखी है इसमें,
तो आपके पास ये जो बैलास्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्या ये लूजली फॉर्म में है या आपके पास पैक्ड फॉर्म में है? बताओ। सर लूजली। लूजली नहीं, पैक्ड है आपके पास प्रॉपरली। अगर लूजली होता ना तो कोई यहाँ पे आ जाता, कोई यहाँ पे आ जाता, कोई यहाँ पे आ जाता। तो इसको हमने पूरे प्रॉपरली कंपैक्ट करके यहाँ पे प्रोवाइड करा रखा है। तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग। कि कंपैक्टेड ब्लास्ट बिलो द स्लीपर एज पर ग्रेजुएशन आपके पास। अब बॉक्सिंग आता है आपके पास। तो देखो सिंपली बॉक्सिंग जो होता है आपके पास, इसको हम जो बेलास्ट सेस मैंने बताया ना आपके पास, इसी को बॉक्सिंग भी बोलते हैं। कि जो आउटसाइड हमने ट्रैक के प्रोवाइड कर रखा है ताकि ये लेटरल सपोर्ट आपके पास ट्रैक को प्रोवाइड कर सके। तो वही दे रखा है आपके पास, प्लेस ऑन द साइज ऑफ स्लीपर टू प्रोवाइड रिलेटिव या लेटरल स्टेबिलिटी टू आ स्लीपर। नेक्स्ट आता है आपके पास ब्लास्ट स्क्रीनिंग। अब देखो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ ही वैल्यूज तो आपके पास ये लोड बियर कर पाएगा। सो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा आपके पास, बेलास्ट टूट जाएगा आपके पास, या जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करवाना पड़ता है। सो रिप्लेसिंग के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? बेलास्ट स्क्रीनिंग। क्या बोलते हैं हम? बेलास्ट स्क्रीनिंग। ठीक है, समझ आ गया बेलास्ट स्क्रीनिंग क्या है, पैकिंग क्या है आपके पास, बॉक्सिंग क्या है? स्क्रीनिंग फिर से बताना एक बार। स्क्रीनिंग देखो मतलब आपके पास जो मैंने ये वैल्यूज लिखाई ना आपको कि एब्रेशन वैल्यू इतनी आनी चाहिए, इतना आना चाहिए, तो लोड बियर करेगा आपके पास कुछ टाइम के बाद। तो कुछ टाइम के बाद ये टूट जाएगा ना आपके पास सिंपली। तो उसके बाद आपको उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं ट्रैक में। तो आप क्या करोगे, ये जो जितना भी बेलास्ट है इसको आप रिप्लेस कर दोगे न्यू बेलास्ट के साथ। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग। कि जो खराब हो चुका है आपके पास, ये सिंपली बेलास्ट को रिन्यू से हम न्यू वे में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? बेलास्ट स्क्रीनिंग। अब समझ आ गया? यस सर। अब आती है सबग्रेड या फॉर्मेशन। अब सबग्रेड या फॉर्मेशन क्या है? जो नेचुरली सॉइल होती है आपको प्रिपेयर करोगे बैलास्ट के लिए, स्लीपर के लिए, रेल के लिए, ताकि आपको क्या बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबग्रेड। तो देखो मैंने कल आपको एक स्लाइड जो थी वो मैंने बताई थी कि मैं बाद में बताऊंगा, तो अब उसको बताता हूँ मैं आपका। सिंपली यहाँ पे आ जाएगी वो स्लाइड, तो ये वाली। तो देखो अब आपको सभी एलिमेंट जो है वो पता चल गया आपके पास ट्रैक के। तो सबसे पहले आ गया आपके पास रेल, ये वाला। तो रेल हो गई आपके पास, ठीक है। अब रेल है, इसके बाद इसमें क्या यूज हो रखा है? बियरिंग प्लेट, रेल रेल स्क्रू। चलो फास्टनर अभी आपके पेंडिंग है तो वो वहां बता दूंगा मैं आपको। तो रेल भी पता चल गया आपको, स्क्रू, बेयरिंग प्लेट मान लो आपको पता है। उसके बाद दो रेल के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? गेज बोलते हैं। अब रेल के बॉटम में हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है आपके पास, जिसपे रेल प्लेस्ड है? दैट इज सिंपली स्लीपर। अब स्लीपर किस पे है आपके पास? बेलास्ट में। अब देखो बेलास्ट से आपके पास स्लोप होना स्टार्ट हो रखा है, और कितनी स्लोप है आपके पास? 1.5:1। देन सबग्रेड, फिर बेलास्ट आपके पास लोड किस पे ट्रांसफर करेगा? सबग्रेड, ये नेचुरल फॉर्मेशन जो हो जाएगी। तो उसकी स्लोप कितनी होती है आपके पास? 2:1। तो ये वेरियस कंपोनेंट है आपके पास रेलवे ट्रैक के। आपको इमेज देख के थोड़ा आइडिया आ गया। अब देखो रेलवे ट्रैक में जो विड्थ होती है स्लीपर की जनरली 2.7 मीटर होती है, बेलास्ट की 3.4 mm होगी, सॉरी मीटर होगी, mm नहीं मीटर होगी, ये 3.4 मीटर होगी। और विड्थ कितनी होगी आपके पास सबग्रेड की? 3.4, सॉरी 4.4 मीटर। क्योंकि देखो ना आपके पास ये स्लीपर आ गया, इतना बेलास्ट आ रहा है और इतना आपके पास सबग्रेड आ रहा है, तो ज्यादा ही हो जाएगा। ये मीटर है, इसको मीटर वैल्यू देख लेना। तो क्लियर है आपके पास? ये इमेज देख ली आपको तो थोड़ा आइडिया आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपली रेल के फास्टनर्स। तो रेल फास्टनर हो जाए आपके पास। तो रेलवे फास्टनर कहाँ लगे आपके पास? रेलवे फास्टनर, हाँ ये आ गया रेलवे फास्टनर। रेलवे फास्टनर, हाँ। तो देखो यहाँ पे रेलवे फास्टनर आपको मैक्सिमम इमेज में भी शो करवा रखे मैंने। ये रेलवे फास्टनर, ये रेलवे फास्टनर, ये रेलवे फास्टनर, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखो रेलवे फास्टनर का क्या काम होगा, देख के बताओ इमेज थोड़ा। सर रेल और स्लीपर को जोड़ते हैं। बिल्कुल होल्ड कर रखे रखेगा आपके। तो वही है आपके पास जो फर्स्ट आता है, दैट इज आवर फिश प्लेट। तो ये इमेज देख सकते हो। तो फिश प्लेट आपके पास सिंपली कहाँ पे यूज होती है? जॉइंट यूज होती है। जॉइंट पे। जॉइंट पे क्या प्रोवाइड करते हैं हम? थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि बकलिंग की प्रॉब्लम अवॉइड हो सके। और एक जॉइंट पे आपके पास दो फिश प्लेट यूज होती हैं, और 8, या सिंपली बोल सकते हो
एक साइड, अगर एक साइड ही देखनी है आपको तो यहाँ पे एक फिश प्लेट होगी और एक अपोजिट साइड आ जाएगी आपके पास, तो दो फिश प्लेट। और अगर एक साइड में देखना हो तो एक फिश प्लेट 4 वोल्ट, तो एक साइड एक फिश प्लेट 4 वोल्ट, अगर दोनों साइड देखना है तो दो फिश प्लेट 8 वोल्ट यूज होगी। तो बोल्ट इसको अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, मतलब अच्छे से होल्ड करा के रख रहा है फिश प्लेट। तो फिश प्लेट वही है और फिश बोल्ट भी वही है आपके पास, बोल्ट वगैरह को कलेक्ट करना है आपके पास। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है स्पाइक्स। अब देखो स्पाइक्स ये वाले हो गए स्पाइक आपके पास। तो अब देखो अगर सिंपली आपके पास एक कील है आपके पास, मतलब सिंपली जो डे लाइफ में यूज करते हो, तो अगर एक आपके पास वो सिंपली शार्प है आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास स्क्रू वाली है, तो कोई मुझे बता सकता है कि स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी, स्क्रू वाले की या शार्प वाले की? स्क्रू। बिल्कुल। तो जो डार्क स्पाइक्स होता है इससे डबल स्ट्रेंथ किसकी होती है आपके पास, स्क्रू स्पाइक्स की। तो देखो मैं एक इमेज शो कर देता हूँ आपके पास, यहाँ पे देखो ये कौन सा है आपके पास यूज है, डॉग या स्क्रू? डॉग। और ये डॉग। वाला कौन सा है आपके पास, स्क्रू। स्क्रू। तो अब देखो सिंपली यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप कि नीचे आपके पास स्लीपर कौन सा है, वुडन वुडन। वुडन। यहाँ पे कौन सा है। वुडन। जब कभी आपको रेल को वुडन स्लीपर पे प्लेस करना होगा तो उस टाइम हम किसकी हेल्प लेंगे, स्पाइक्स की हेल्प लेंगे। तो वही लिख रखा है, यूज टू होल्ड रेल ऑन वुडन स्लीपर, फॉर होल्डिंग फ्लैट फुटेड रेल ऑन वुडन स्लीपर डॉग स्पाइक्स आर यूज्ड। और स्क्रू स्पाइक्स की क्या होती है, डबल पावर देन डॉग स्पाइक्स। तो बताओ, फिश प्लेट क्लियर है, फिश बोल्ट क्लियर हो गया, स्पाइक्स क्लियर हो गया आपको। यस सर। देन आता है चेयर। चेयर किस लिए यूज करते हैं, सिंपली बताओ। हम बैठने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपने। तो उसी तरह से अगर बुल हेडेड रेल है तो उसको सिंपली सपोर्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चेयर। तो ये देखो इमेज है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, सिंपली चेयर। अब देखो चेयर के अंदर ये एक आपको सिंपली टेम्पर्ड मटेरियल से शो हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं की, क्योंकि चेयर और मतलब सिंपली मान लो जो आपके पास रेल है इसके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस प्रोवाइड रह रहा है, तो उस डिस्टेंस को कौन आपके पास ओवरकम करवा रहा है, की यूज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये स्लीपर है, ये स्लीपर है, जॉइंट आपके पास स्लीपर के बीच में है या बियॉन्ड द स्लीपर है, तो कौन से टाइप का जॉइंट होगा ये, कल ही बताया था मैंने आपके पास। when the railway joint is placed beyond the slipper, that type of joint is termed as suspended rail joint बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही है आपके पास यहाँ पे चेयर को की सपोर्ट होगा बुल हेडेड रेल को। की क्या होता है, स्मॉल टेम्पर्ड पीस ऑफ टिम्बर कोटेड विद स्टील दैट इज यूज्ड टू फिक्स रेल टू द चेयर ऑन स्लीपर। तो यहाँ पे एक और इमेज देख सकते हो आप। अब बियरिंग प्लेट आती है, तो देखो सिंपली इस तरह से ये बियरिंग प्लेट होती है आपके पास, ठीक है। अब ये बियरिंग प्लेट क्या करती है आपके पास, जो लोड आ रहा है ना उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा देगी लार्जर एरिया पे। तो रेक्टेंगुलर प्लेट होगी, स्माइल स्टील की भी हो सकती है, कास्ट आयरन की भी हो सकती है, और फ्लैट फुटेड रेल में यूज होती है आपके पास, ठीक है। और फ्लैट फुटेड रेल में भी कौन से स्लीपर के केस में, टिम्बर स्लीपर के केस में यूज होती है आपके पास, ताकि जो लोड है उसको लार्ज एरिया में डिस्पर्स कर सके। और कंक्रीट या मेटल का स्लीपर जो है उसमें आपके पास ये यूज नहीं होती है आपके पास। तो ये था बियरिंग प्लेट, यहाँ पे देखो आपके पास बियरिंग प्लेट जो है। तो बताओ रेलवे फास्टनर क्लियर हो गया आपको। यस सर। पढ़ना है अभी, सिग्नलिंग बता दूं आज मैं। पढ़ा दो सर अभी। अब आता है सिग्नलिंग। अब देखो सिग्नलिंग क्यों होता है आपके पास, सिंपली सेफ्टी के साथ आपके पास रेलवे नेटवर्क का क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है या मूवमेंट करवाना है आपके पास, उसके लिए हमें क्या होता है, सिग्नलिंग। तो देखो डेली लाइफ में भी आप देखते हो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं आपके पास, उसी तरह से आपके पास सिग्नल्स किसके लिए होते हैं आपके पास, रेलवे पर्पज के लिए होते हैं, ताकि आपके पास पैसेंजर की सेफ्टी एंश्योर करो और कोई ट्रेजेडी जो है आपके पास ना हो। तो इसके लिए आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के सिंपली आपके पास सिग्नल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है ऑपरेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑपरेशनल में भी फर्स्ट आता है आपके पास डेटोनेटिंग सिग्नल। तो देखो इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं डेटोनेटिंग सिग्नल। तो इसको हम क्या करते हैं, आपके पास जो रेलवे है, मतलब ये जो रेल है इस पे हम प्लेस कर देंगे। तो जैसे आपके पास ट्रेन यहाँ से मूव कर लेगी आपके पास, तो ये बहुत ज्यादा साउंड जो है वो क्रिएट करवा देगा आपके पास। तो अब ये साउंड हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं आपके पास, तो सिंपली आप बोल सकते हो एज अ वार्निंग साइन। मान लो आपके पास मौसम जो है फॉग वाला है, तो आपको
आगे ट्रेन कोई स्टॉप थे तो उसको पता चलेगा कि आपके पास एक बैक एंड से आपके पास क्या आ रहा है, ट्रेन आ रही है। उसके बाद मान लो आपके पास ये ट्रैक होता है इस तरह से, तो इस ट्रैक पे ट्रेन आ रही है आपके पास, ठीक है, और इसमें कोई काम चल रहा होता है आपके पास, तो क्या होता है लेबर वगैरह कभी थक जाते हैं तो यहाँ पे आके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे काम चल रखा है। तो अगर हम कोई साउंड या अलार्म क्रिएट नहीं करेंगे तो वो उन पे क्या हो जाएगी, ट्रेन पास कर लेगी आपके पास वहां से, तो ट्रेजेडी हो जाएगी। सो फॉर दैट पर्पज वही लिखा रखा मैंने कि वर्किंग जो है ऑन गोइंग इंजीनियरिंग वर्क है, उसके लिए भी आपके पास बोल सकते हैं। या आपके पास जो क्रू मेंबर होते हैं या आपके पास सिंपली साइलेंट ट्रेन को पता चलेगा आपके पास कि कोई एक और ट्रेन आपके पास आ रही है, तो वार्निंग सिग्नल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। स्टॉप करोगे, अगर मान लो कोई आगे कोई एक्सीडेंट हो रखा है आपके पास किसी ट्रेन का, तो उसको भी आप स्टॉप करने के लिए ये वहां पे आप ट्रेन को बता दोगे कि आगे ऐसी प्रॉब्लम आ रखी है, तो डेटोनेटिंग सिग्नल को हम यूज कर लेंगे। तो देखो मैंने वही लिखा रखा है कि इनको आप रेल पे प्लेस करोगे और बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करेगा जब आपके पास ये लोको पायलट इसे पास करा देगा आपके पास ट्रेन को। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो, जहां पे भी आपके पास जो कोई प्रॉब्लम है या जहां पे भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उससे 400 से 500 मीटर अहेड प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल सिग्नल भी तो होगा आपके पास, तो इसलिए 400 से 500 मीटर इसको पहले प्रोवाइड किया जाता है। तो डेटोनेटिंग सिग्नल समझ आ गया क्या होता है आपके पास, एक ऐसा सिग्नल जो आपके पास अलर्ट क्रिएट करेगा या साउंड क्रिएट करेगा बहुत ज्यादा डेंस फॉग के केस में, कोई एक्सीडेंट हो रखा है, कोई ऑनगोइंग वर्क है, सिंपली एज अ अलर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वार्न कर देगा। सो दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज डेटोनेटिंग सिग्नल। सेकंड आता है हैंड सिग्नल। देख रखा होगा आपने टीडीज वगैरह क्या करते हैं आपके पास, या तो एक लालटेन यूज करते हैं आपके पास इस तरह से, या तो टॉर्च सी होती है आपके पास, तो उससे ये बताते हैं आपके पास कि ट्रेन को मूवमेंट करना है या नहीं। अब दिन के टाइम पे तो आपके पास फ्लैग से काम चल पड़ेगा, पर रात के टाइम पे आपको क्या यूज करनी पड़ती है, लालटेन या वो टॉर्च से। तो वही लिख रखा है हैंड गेस्चर, तो मतलब इसमें आप बता सकते हो कि कब आपको स्टॉप बाई हैंड की कंडीशन आती है, कब आपके पास प्रोसीड करना है, कब आपको प्रोसीड करना है विद हैंड सिग्नल, कब आपको हैंड सिग्नल करना है कि आपको प्रोसीड नहीं करना है। तो डे टाइम में आप रेड या ग्रीन फ्लैग यूज कर सकते हो और नाइट टाइम में आपको लालटीन या टॉर्च वगैरह यूज करते हैं। तो देखो स्टॉप अगर जब कभी आपको रुकना होगा तो सिंपली क्या टीटी शो करा देगा, इस तरह से रेड शो करा देगा बस, ये सिंपली डे टाइम पे है तो हाथ आपके पास इस तरह से शो करवा देगा। देन प्रोसीड करना है तो एक हाथ कर देगा, अगर आपके पास दो हाथ राइज है तो आपको स्टॉप करना है, एक हाथ राइज है तो आपको प्रोसीड करना है। अब देखो इस तरह से किसी एक एंगल पे आपके पास प्रोवाइड है, तो इस टाइम क्या करना है आपको कॉशनली प्रोसीड करना है आपके पास, ठीक है। अब आता है फिक्स सिग्नल। देखो फिक्स सिग्नल भी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास सेमफ्रोन या स्टॉप सिग्नल तो बहुत ही ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिंपली आपके पास मैं इसका पहले आपको समझा देता हूँ फिर आगे इमेज शो करवा दूंगा। तो सेमफ्रोन सिग्नल क्या होता है आपके पास, आपको ट्रेन का मूवमेंट को क्या करना है आपके पास, सिंपली मतलब सिग्नल का काम वही है कि सेफली इंश्योर करनी है आपके पास सेफ्टी, तो आपको ये शो कराएगा आपके पास। तो इसके में मतलब कुछ पोजीशंस होती हैं आपके पास, इस तरह से प्लेस्ड है, ऐसे प्लेस्ड है, इस तरह से प्लेस्ड है आपके पास, तो उनके अकॉर्डिंग बता देगा कब आपको प्रोसीड करना है, कब आपके पास आपको स्टॉप करना है। तो देखो इसमें होता क्या, आपके पास एक मूवेबल आर्म होती है जो हॉरिजेंटल रहती है आपके पास नॉर्मल पोजीशन में, इस तरह से कुछ रहेगी आपके पास हॉरिजेंटल, ठीक है, मान लो इस तरह से हॉरिजेंटल रह जाएगी आपके पास, ये देखो इस तरह से हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल रहती है और इसको हम हाइट ऑफ 7.5 मीटर में प्रोवाइड करेंगे। तो देखो बॉटम से ये वाली कितनी हाइट पे होगी, 7.5 मीटर आ जाएगा आपके पास, ये टॉप वाली है। और इसमें देखो आपको मैंने शो करा रखी, तो इसमें आपके पास क्या है, रेड और व्हाइट बैंड है इन बिटवीन, ठीक है। और आर्म जो होती है आपके पास 45 से 60 डिग्री तक भी आपके पास रोटेट कर सकती है। तो देखो जो सिंपली ये वाली आ रही है आपके पास फर्स्ट वाली, ये इमेज विजिबल है सभी को, दिस वाली, तो इसी को आप सैम्फ्रोन सिग्नल बोलोगे। तो अगर देखो यहाँ पे सिंपली इमेज ये वाली मैंने यूज करा रखी है, तो अगर सैम्फ्रोन सिग्नल आपके पास डायरेक्टली कैसा है, हॉरिजेंटल है आपके पास, तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। उसके बाद अगर आपके पास इंक्लाइंड हो रखा है, जैसे आपके पास यहाँ पे हो रखा है इंक्लाइंड आपके पास, तो इसका मतलब है आपके पास कॉशन के साथ आपको चलना है। बट अभी देखो नीचे वाला सिग्नल भी आपके पास, तो तभी मैं आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं करा रहा हूँ। पहले चलो नीचे वाले सिग्नल को भी मैं बता देता हूँ आपके पास, इसको स्टॉप सिग्नल बोल दोगे आप, तो इसके बाद ये वार्नर सिग्नल, तो फिर मैं आपको दोनों चीजों को बताता हूँ। तो वार्नर सिग्नल है देखो सिम्फ्रोन सिग्नल के साथ ही मतलब सिंपली मैच करते हैं, बस इसमें एक वी नॉच होती है जो इनवर्ड के लिए आपके पास पॉइंटेड होती है। तो देखो वी नॉच, तो इसका येलो और ब्लैक कलर में हो जाएगा आपके पास, और ये सेमफ्रॉन सिग्नल से अबाउट 1.8 से 2.1 मीटर बिलो प्रोवाइड किया जाता है आपके पास,
ठीक है। अगर वार्नर आर्म हॉरिजेंटल है तो मतलब स्टॉप करना है, वार्नर आर्म आपके पास इंक्लाइन है तो आपको प्रोसीड करना है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपली, अब देखो यहाँ पे सिम्फ्रोन सिग्नल जो है आपके पास हॉरिजेंटल है, नॉर्मल सिग्नल या आपके पास जो वार्नर सिग्नल है आपके पास ये भी क्या है, हॉरिजेंटल है। तो सिंपली इसका मतलब क्या है, आपकी जो ट्रेन है उसके मूवमेंट को क्या करना है, स्टॉप करना है। अगर सिम्फ्रोन आर्म आपके पास इंक्लाइन है, देखो कुछ एंगल फॉर्म करा रही है, और वार्नर आर्म आपके पास स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है आप जाओगे पर थोड़ा ध्यान से, स्पीड वगैरह कम रखनी होगी आपके पास। अगर सेम्फ्रोन आर्म भी इंक्लाइंड है और वार्नर आर्म भी आपके पास इंक्लाइंड है तो आप बिना किसी इश्यू से आप क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो ये पूछता है आपके पास कि व्हेन सेम्फ्रोन आर्म आर इंक्लाइंड, या जब आपके पास हॉरिजेंटल होगी तो क्या क्या कंडीशंस आएंगी। तो बताओ समझ आ गए सेम्फ्रोन आर्म और आपके पास वार्नर आर्म में क्या है। तो देखो ये इमेज प्रैक्टिकल है। सेम्फ्रोन आर्म में देखो आपके पास रेड और व्हाइट बैंड्स होंगे आपके पास, जो हॉरिजेंटल भी हो सकती है, इंक्लाइन भी हो सकती है। जो वार्नर आर्म में आपके पास येलो और ब्लैक होगा, बस इसमें एक वी नॉच, ये ब्लैक वाली नॉच इनवर्ड के लिए पॉइंट करेगी, ठीक है। और ये 1.8 से 2.1 मीटर बिलो प्लेस होगा सेम्फ्रोन सिग्नल से आपके पास। तो ये देखो स्टॉप, कॉशन, क्लियर, मतलब प्रोसीड विद कॉशन और क्लियर। तो बताओ आपको सेम्फ्रोन सिग्नल और वार्नर आर्म या वार्नर सिग्नल समझ आ गया। हेलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये पूछा जाता है, ठीक है। अब फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपके पास आता है स्टॉप या सेम्फ्रोन सिग्नल तो बता दिया, वार्नर सिग्नल भी बता दिया, शंटिंग सिग्नल आ जाता है आपके पास। अब देखो सिंपली मैंने स्टॉप और सेम्फ्रोन और वार्नर बता दिया, शंटिंग नहीं बताया। तो सिंपली शंटिंग ऑपरेशन जो होते हैं आपके पास स्टेशन यार्ड्स में, उसके लिए आप इसको यूज करते हो। ये देखो इस तरह से होता है आपके पास, ये सर्कुलर होता है और वाइट अल्टरनेट वाइट और रेड फेसेस होते हैं आपके पास। तो अब देखो जब कभी भी हॉरिजेंटल होगा तो इसका मतलब क्या होता है आपको, स्टॉप। यहां पर देखो अगर किसी एंगल पे आपके पास ये इंक्लाइन है तो क्या मतलब होगा इसका, प्रोसीड। ये देखो स्टॉप, प्रोसीड। तो समझ आ गया आपके पास शंटिंग सिग्नल क्या होगा, आपके पास सर्कुलर सी शेप में होगा, व्हाइट और रेड बैकग्राउंड के लिए यूज किए होंगे कलर आपने। अगर हॉरिजेंटल है तो स्टॉप, और अगर इंक्लाइन है तो मतलब प्रोसीड करना है आपके पास। तो बताओ डेटोनेटिंग सिग्नल, वार्नर सिग्नल, हैंड सिग्नल, उसके बाद सैम्फ्रोन सिग्नल, शंटिंग सिग्नल, समझ आ गया। इसके बाद आता है लोकेशन। अब देखो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सिग्नल होता है रिसेप्शन और डिपार्चर। तो रिसेप्शन क्या होता है आपके पास, रिसेप्शन कब होती है आपके पास, किसी पर्सन को रिसीव करना होता है तो उस टाइम आप रिसेप्शन प्रोवाइड करते हो। तो रेलवे स्टेशन के केस में या सिग्नलिंग के केस में आपके पास क्या होगा, रिसेप्शन, मतलब जब आपके पास ट्रेन एंटर कर रही है आपके पास तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, रिसेप्शन सिग्नल। जब डिपार्च कर रही है तो मतलब स्टेशन से ट्रेन मूव कर रही है आपके पास, तो उस टाइम जो सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे उनको क्या बोलते हैं, डिपार्चर। अब देखो इसमें भी दो टाइप्स आते हैं रिसेप्शन में, आउटर सिग्नल और होम सिग्नल। फिर आता है डिपार्चर में स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। अब देखो रिसेप्शन क्या है आपके पास, वही लिखा मैंने कि रिसेप्शन आपके पास प्रोवाइड करेगा ट्रेन का। अब जो आउटर सिग्नल है, तो आउटर सिग्नल क्या होगा, जैसे आपके पास ये स्टेशन मान लो, ठीक है। तो स्टेशन ये है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिग्नल प्रोवाइड होगा इसको क्या बोलोगे आप, आउटर सिग्नल। और स्टेशन के साथ में जो सिग्नल होगा उसको क्या बोलोगे आप, होम सिग्नल। देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज फॉर्म करा कि ये आ गया आपके पास रिसेप्शन वाले, ये आ गया रिसेप्शन वाले, और ये आ गया आपके पास डिपार्चर वाले। तो ये आ गया आउटर सिग्नल, ये होम सिग्नल। फिर आपका जैसे स्टेशन लीव करेगा आपके पास ट्रेन, तो फर्स्ट स्टेशन जो मिलेगा उसको कौन सा सिग्नल मिलेगा, स्टार्टर। एंड देन आता है आपके पास एडवांस स्टार्टर। तो वही लिख रखा है डिपार्चर क्या करेगा, जब आपके पास डिस्पैच को कंट्रोल करेगा, आपके पास कब आपके पास ट्रेन को डिस्पैच करना है कब नहीं करना, इसमें स्टार्टर आएगा और एडवांस स्टार्टर, ठीक है। फिर आता है रिपीटर या को एक्टिंग सिग्नल। तो देखो सिंपली जब अगर मान लो कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे आपके पास शार्प कर्व हो गई, ब्रिजेस पे हो गया आपके पास, तो वहां पे क्या होता है आपके पास कि जो ड्राइवर का विजन होता है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होता उसको चीजें। तो उसी के लिए हम एक डुप्लीकेट आर्म प्रोवाइड कर देते हैं जो स्मॉलर सिग्नल होता है सूटेबल पोजीशन पे, ताकि आपके पास उसको आगे का सिग्नलिंग मिल सके, कि आगे की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सके आपके पास ये, ठीक है। तो राउटिंग सिग्नल आता है, किस लिए प्रोवाइड करोगे, सिंपली आपको कहाँ से उसको रूट लेना है, सिंपली नाम ही है आपके पास रूट के लिए। तो मतलब जहाँ पे भी आपको डाइवर्जन वगैरह करनी होगी तो वहाँ पे राउटिंग सिग्नल आपके पास काम में आ जाएगा। उसके बाद आता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल आपके पास सेम्फ्रोन सिग्नल की ही टाइप है आपके पास।
तो मतलब जिसमें आपके पास क्या होगा, सैम्फ्रॉन आर्म इंक्लाइंड होगी और वार्मर आर्म क्या होगी आपके पास, हॉरिजेंटल। तो ये कौन सी कंडीशन आएगी, प्रोसीड की, स्टॉप की, या प्रोसीड विद कॉशन वाली? प्रोसीड सर। प्रोसीड विद कॉशन है आपके पास ये, क्वेश्चन। ठीक है, विद कॉशन वाली है क्वेश्चन। आपके पास, क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास सिग्नलिंग के बारे में। फिर अब बचता है आपके पास पॉइंट क्रॉसिंग और थोड़ा रेलवे ट्रैक के बारे में पढ़ना है, तो फिर आपका रेलवे पूरा कंप्लीट हो जाएगा।